जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनते ही महाराष्ट्र में माहौल हिंदूमय हो गया है। हिंदुत्व की लहर चल पड़ी है और हिंदुत्व की ताकत दिख रही है। सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर मुंबा देवी तक दर्शन करके देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह अपनी सरकार की शुरुआत की है, इससे देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी की हिंदुत्व को लेकर उनकी प्रतिबद्धता दिखती है और साथ ही भाजपा का बदला हुआ रुख और स्पष्ट रुख साफ दिखाई देता है। बीजेपी इस तरह खुलकर कभी इतनी खुलकर सामने नहीं आई थी। अभी तक जो सबका साथ सबका विकास चल रहा था वो अब एक है तो सेफ है में बदल गया है। और जिस तरह उन्होंने पहले सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए देवेंद्र फडणवीस ने, उसके बाद वो दर्शन करने के लिए मुंबा देवी पहुंचे, तो ये सरकार की शुरुआत जहां ऐसे देश में जहां हिंदुओं को, जहां नेताओं को, हिंदू नेताओं को अपने धर्म की बात करना, मंदिरों में दर्शन करना सांप्रदायिक कहा जाता है, जहां अपना टीका, अपना कलावा छुपाने के लिए दबाव डाला जाता है, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हिंदुओं को आतंकवादी करार देती हैं, ऐसे में जिस तरह बीजेपी खुलकर हिंदुत्व का प्रदर्शन कर रही है, उससे अब ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि महायुति सरकार अब सिर्फ एक ही एजेंडे पर चलेगी और वो एजेंडा है हिंदुत्व का। देवेंद्र फडणवीस ने अपने पहले भाषण में भी उन्होंने ये बात कह दी थी कि ये जो जनमत है वो एक है तो सेफ है का जनमत है और उस जनमत को हमें बनाए रखना है, उसी पर ही हमें चलना है। तो अब बीजेपी जितना स्पष्ट हो गई है, जितना खुलकर सामने आ रही है, उतना ही अब परेशानी बढ़ गई है उद्धव ठाकरे के लिए और उनकी पार्टी के नेताओं के लिए। उद्धव ठाकरे जब से चुनाव हारे हैं तो पहले तो वो मंथन के लिए उन्होंने बैठकें की, लेकिन अब उनकी नजर आगे बीएमसी चुनाव पर है। बैक टू बैक मीटिंग करने में लगे हुए हैं। पहले विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, फिर कॉर्पोरेटर्स के साथ अब उनकी मीटिंग चल रही है। अलग अलग नेताओं को बुलाकर बातचीत हो रही है और अब स्थिति का जायजा ले रहे हैं और उनके जो कॉर्पोरेटर्स हैं अब उनका डर और बढ़ गया है और उद्धव ठाकरे पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि जो सबसे बड़ा अंतर है शिवसेना और बीजेपी में इस वक्त वो विचारधारा का है। जहां पूरी महायुति और बीजेपी खासतौर से जहां स्पष्ट विचारधारा के साथ चल रही है, वहीं उद्धव ठाकरे जो हैं वो कंफ्यूज हैं। अब भी उनको वोट देने वाले लोग, उनके जो अपने कैडर के लोग हैं, वो ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व की तरफ है कि वही तुष्टीकरण के साथ आगे चलने वाले हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने अपना नया रूप दिखाया है, जिस तरह से प्रचंड हिंदुत्व दिखाया है, उसके बाद अब उद्धव ठाकरे से कहा जाने लगा है कि वो अब हिंदुत्व को ही चुन ले, वो तुष्टीकरण को छोड़ दे। बीएमसी में कॉर्पोरेटर्स की तरफ से उनको ये सुझाव मिल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। उन्होंने कई पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं और वो हर सीट का जायजा ले रहे हैं, हर वार्ड का जायजा ले रहे हैं। और इसी दौरान उनको अब ये बार बार सलाह मिल रही है कि उन्हें अघाड़ी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब हमें लोगों के पास जाना है। ये जो चुनाव है बीएमसी का चुनाव, ये लोकल लेवल का चुनाव होता है, जिसमें जमीनी स्तर पे लोगों से डील करना होता है। जो मोहल्ले के नेता होते हैं वो चुनाव में खड़े होते हैं और लोग सीधे उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके सवालों के जवाब देते हैं। ये कोई बहुत बड़े एरिया का चुनाव नहीं है जिसमें आप किसी मोहल्ले में गए, किसी में नहीं गए, या अपने पसंदीदा मोहल्ले में चले गए जहां आपके ज्यादा समर्थक है, ऐसा नहीं है। ये चुनाव बीएमसी का चुनाव है, लोकल चुनाव है, तो आपको लोकल लेवल पर लोगों से मिलना होता है। और अगर आप ऐसे में कंफ्यूज रहेंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो फिर समस्या होगी। उद्धव ठाकरे को अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी चाहिए और स्पष्ट क्या करनी चाहिए, उन्हें अब स्पष्ट होकर हिंदुत्व की तरफ आना चाहिए। अब उनके ऊपर ये उनकी पार्टी के नेताओं का दबाव बन गया है, क्योंकि उनका कहना है कि बीएमसी चुनाव में आप अगर तुष्टीकरण के सहारे जीतने की कोशिश करेंगे, मुसलमान वोटों के सहारे, तो वो भी संभव नहीं होगा। क्योंकि कई नेता, अब इस लोकल चुनाव है तो लोकल चुनाव में लोकल स्तर के नेता भी खड़े होते हैं। जो मुस्लिम जो विधानसभाएं हैं, जहां पर मुस्लिम बहुल विधानसभाएं हैं, उनमें जो वार्ड पड़ते हैं, अब वहां पर कई मुस्लिम नेता भी खड़े हैं। अब आप वहां सोचेंगे कि आपको अघाड़ी के बल पर यहाँ पर वोट मिल जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ वो अपने मुस्लिम नेता को ही वोट देंगे। लोकल बॉडी चुनाव है, वहां पर इतने फतवे और ये सब चीजें नहीं चलती हैं कि मौलानाओं ने बैठकें की और अघाड़ी के पक्ष में हवा बना दी, तो ये नहीं होने वाला है।
वहां लोकल लेवल की चीजें होती हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को अब अघाड़ी का साथ छोड़कर अकेले मैदान में उतरना चाहिए और अपनी विचारधारा के साथ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनके कॉर्पोरेटर्स का जो कहना है कि फिर चुनाव से पहले ही यहाँ बहुत भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि बीजेपी एक तो मजबूत होकर, महायुति पूरा गठबंधन मजबूत होकर सत्ता में आया है। दूसरी बात, अब वो पूरी ताकत के साथ बीएमसी चुनाव में उतरेगा उद्धव ठाकरे के खिलाफ, खास तौर से क्योंकि उद्धव ठाकरे यहाँ पर अच्छी पकड़ शिवसेना रखती रही है, एकजुट शिवसेना। तो यहाँ पूरी जो बटी हुई शिवसेना, जो मौजूदा शिंदे की शिवसेना है और बीजेपी मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ उतरेंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे, और उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं को फिर दबे छुपे तरीके से अपनी बात कहनी पड़ेगी। वो बाला साहेब ठाकरे को वही हिंदू हृदय सम्राट नहीं कह पाएंगे, जनाब बाला साहेब ठाकरे बोलना पड़ेगा, हिंदुओं की बात नहीं कर पाएंगे, हिंदुत्व की परिभाषा देनी पड़ेगी, तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर लोग आपको क्यों चुनेंगे। और जो बीएमसी का देखिए, जो पिछले आंकड़े भी जो बताते हैं, पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें ये साफ निकल कर आ रहा है कि बीएमसी में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। गठबंधन में पिछली बार चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन में बीजेपी और एकजुट शिवसेना के बीच मात्र 2 सीटों का अंतर था, और इस वक्त तो शिवसेना बट भी चुकी है, लेकिन बीजेपी वही की वही पूरी एक एकजुट पार्टी के तौर पर वही उतनी ताकत के साथ खड़ी हुई है। आप पिछले आंकड़ों पर एक बार नजर डालिए, उसके बाद आपको उद्धव ठाकरे और बीएमसी की स्थिति का साफ अंदाजा होगा। बीएमसी में कुल 236 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 119। अब 2007 के चुनाव से बात करते हैं, तब बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, एकजुट शिवसेना को 84 सीटें, कांग्रेस को 75 सीटें, एकजुट एनसीपी को 14 सीटें, मनसे को 7, सपा को 7 सीटें। 2012 के चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें, एकजुट शिवसेना को 75 सीटें, कांग्रेस को 52 सीटें, एकजुट एनसीपी को 13 सीटें, मनसे को 28 सीटें। अब 2017 के चुनाव में देखिए, ये गठबंधन में हुआ था, बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी दोनों का गठबंधन था। बीजेपी 82 सीटें, एकजुट शिवसेना 84 सीटें, कांग्रेस 31 सीटें, एकजुट एनसीपी 9 सीटें, मनसे 7 सीटें, सपा 6 सीटें, एआईएमआईएम 2 सीटें। अब इस आंकड़े से आपने देखा कि बीजेपी 28 से 31 और 31 से सीधे 82 सीटों पर आ गई 2017 में। और देखिए 2014 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, तो 122 सीटें लाई थी। तो यानी कि बीजेपी लगातार मजबूत हुई है और मुंबई में भी विधानसभा में करीब 15-16 सीटें वो लाती रही है शिवसेना के बराबर। तो यहाँ अब बीएमसी में बीजेपी की मजबूत होती स्थिति दिख रही है। वहीं उद्धव ठाकरे जब शिवसेना एकजुट थी तो 2 सीटों का अंतर रहा, वो 84 सीटें लाए थे पिछली बार, और उससे पहले वो लगभग 75 और 80 के आसपास उनकी सीटें मेंटेन रहती हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, जो पिछले आंकड़ों में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं। कांग्रेस को जहां 75 सीटें भी मिला करती थी, वहां वो 52 और 31 पर आकर सिमट गई, और एनसीपी का यहाँ पर खास जो है यहाँ पर असर नहीं है और वो 12-13 सीटों तक ही रहती है। तो शिवसेना में अब जो उद्धव ठाकरे है यूबीटी में, तो वो जिस गठबंधन के साथ है, वो गठबंधन मुंबई में, बृहन मुंबई के चुनाव में कोई खास पहुंच रखता ही नहीं है। एनसीपी की कोई खास पकड़ नहीं है, कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है और उद्धव ठाकरे 2 टुकड़ों में उनकी पार्टी बंट चुकी है। वही बीजेपी लगातार मजबूत हुई है और उसको आधी शिवसेना का, और या कहे जो अभी जीत कर निकली मजबूत शिवसेना का, उसको साथ मिलने वाला है, जिससे अब उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी में ये मुश्किल हो गई है कि अघाड़ी साथ दे भी देगा तो भी खास फायदा होने वाला नहीं है, वो ट्रांसफर होने में भी मुश्किल होती है, तो उनका साथ रहना और मुश्किल है। साथ ही उनके कॉर्पोरेटर्स का और उन लोगों का कहना है कि आप अगर अलग नहीं होते हैं तो फिर ये जो आपका हिंदुत्व का वोट है वो भी खिसक जाएगा, और वो जो आपको अलग होकर मिल भी सकता था वो आपको नहीं मिलेगा और वो बीजेपी के पास चला जाएगा। आपके अपने ही कैडर के लोग भाजपा को वोट दे देंगे, एकनाथ शिंदे को वोट दे देंगे। और इस मीटिंग में साफ तौर पर ये सब बातें हुई हैं। हालांकि ये जो मीटिंगें हो रही हैं उनमें संजय राउत भी रहते हैं, और संजय राउत इस बात को काटने की कोशिश तो वो हमेशा करते हैं, क्योंकि वो अघाड़ी से गठबंधन की बात करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि अघाड़ी के साथ बने रहना चाहिए, बीजेपी के को एकजुट विपक्ष के तौर पर बीजेपी का सामना करना चाहिए, लेकिन उनकी बात को भी सांसदों, विधायकों और अब कॉर्पोरेटर्स ने भी नकार दिया है। जो भी साथ रहने की सलाह दे रहे हैं उसे खारिज किया जा रहा है, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को बताया जा रहा है। और देखिए उनके कॉर्पोरेटर्स ने तो ये भी कहा है कि आप ये फैसला जल्दी लें और हमें मौका दे कि हम फील्ड में जाके लोगों को ये यकीन दिला सके
कि हम अपने लोगों को, जनता को ये भरोसा दिला सके कि हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, हम बदले नहीं हैं। उन्होंने ये समय भी मांगा है उनसे कि आप सिर्फ ये नहीं होगा कि आप हमसे कह दे कि लोगों को ये बोले कि हम हिंदुत्व के लिए अब भी काम करते हैं, हमारी विचारधारा वही है। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। जब तक आप कांग्रेस के साथ बैठे हैं, शरद पवार के साथ बैठे हैं, लोगों को यकीन नहीं होगा, हमारे खुद के कैडर को यकीन नहीं होगा। जब तक आप खुलकर नहीं आएंगे, आप खुलकर इन मसलों पर नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश का मसला है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहां मारा जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर कई तरह के आरोप, राजद्रोह के आरोप लग रहे हैं, हिंदू संतों पर हम चुप बैठे हैं। आखिर हम कैसे दिखाएंगे कि हम हिंदुओं की बात करते हैं? संभल का मामला हुआ, हम चुप बैठे हुए हैं, तो आखिर शिवसेना ऐसे मामलों पर चुप कैसे बैठ सकती है? तो उद्धव ठाकरे को इसलिए कहा जा रहा है कि पहले आप गठबंधन तोड़िए और उस बीच उसके बाद बीएमसी चुनाव तक हमें जो समय मिलेगा, हम ये बात खुले तौर पर सीना ठोक कर कह पाएंगे कि हम तुष्टीकरण वालों से अलग हो गए हैं और पूरी तरह हिंदुत्व की राह पर हैं। और देखिए, शिवसेना में ये पूरी खलबली तब से मची हुई है जब से देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया गया है। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक है तो सिर्फ एक की बात कही, फिर उन्होंने आज दर्शन किए, तो ये लगभग 24 घंटों के अंदर शिवसेना में ऐसी खलबली मची है। उनके कॉर्पोरेटर जो हैं वो उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आतुर हैं और बार बार अपने से ऊपर के नेताओं को उन तक की सलाह पहुंचा रहे हैं कि अब देर मत कीजिए, अब समय है, अब आप अलग हो जाइए। नहीं होते हैं तो फिर हम दूसरा रास्ता खोजेंगे। जब बार बार गठबंधन बनाए रखने के लिए कहा जाता है तो भी ये बात आती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लोग अपना अपना रास्ता देखेंगे, फिर बीजेपी को और शिंदे को फोन खड़काया जाएगा। कॉर्पोरेटर्स का देखिए, अभी तो ये इनके विधायक खिसके हैं, अभी सांसद खिसकने बाकी हैं और अभी जो बीएमसी का चुनाव आएगा, अभी तो उसमें कुछ 1-2 महीने का समय है। जैसे ही चुनाव की शुरुआत होगी, तारीखें आएंगी, तो देखिएगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में किस तरह भगदड़ मचती है, क्योंकि अब भाजपा के साफ साफ एजेंडे से इनमें खलबली मची है कि ये किस एजेंडा के साथ जाएं, किस विचारधारा के साथ जाएं। और उद्धव ठाकरे पर अब जबरदस्त दबाव है कि वो ये इंडी अलायंस का और अघाड़ी का गाना छोड़ें और अपनी पार्टी के बारे में सोचें। अगर सिर्फ पिता पुत्र और संजय राउत उसमें नहीं बचना चाहते हैं, संजय राउत तो रहेंगे नहीं, पार्टी खत्म तो संजय राउत कहीं और कूद जाएंगे, लेकिन सिर्फ पिता पुत्र अगर इस पार्टी में नहीं बचना चाहते तो फिर विधायकों की, सांसदों की, कॉर्पोरेटर्स की सुने। और यहाँ तक कि बीएमसी का जो चुनाव है जिसमें इनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बीएमसी मुंबई का वो इलाका है जहां पर शिवसेना ताकतवर रही है, जहां जिसे गढ़ बोला जाता है शिवसेना का। अगर आप सीधे सीधे बीएमसी में हार गए तो फिर आपके लिए मुंह छुपाने के लिए मातोश्री भी नहीं बचेगा। आप वहां भी बैठ के मातम नहीं मना पाएंगे, इतनी फजीहत हो जाएगी और आपकी पार्टी पूरी तरह बिखर जाएगी। और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से वो चल पड़े हैं, अगर यही उनका रुख, यही उनकी स्पीड रहती है और आने वाले फैसले भी इसी तरह के होते हैं, तो उससे अघाड़ी जो है वो छिन्न भिन्न होने वाला है। और आने वाले वक्त में अघाड़ी के अगर ये दल अलग नहीं हुए तो इनके नेता निकलकर भागने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।